गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीकॉम पार्ट 1 में बिजनेस स्टैटिस्टिक जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं सांख्यिकी के कार्य वाला। सांख्यिकी के कार्य क्या क्या हैं? सांख्यिकी के कार्यों का वर्णन करते हुए रॉबर्ट्स ने लिखा है कि सांख्यिकी का मौलिक सिद्धांत अज्ञान, पूर्व धारणा, निरंकुश सत्ता, निराधार व अपरिपक्व निर्णय, परंपराएं, रूढ़िवादी सिद्धांतों के क्षेत्र को हटाकर ऐसे क्षेत्र की वृद्धि करता है जहां विश्लेषण किए गए परिचयात्मक तथ्यों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं और सिद्धांत बनाए जाते हैं। सांख्यिकी के कार्य इस प्रकार निम्नलिखित है। फर्स्ट है तथ्यों को निश्चित संख्याओं में व्यक्त करना। सांख्यिकी में हमारे पास समंक होते हैं। ये जो समंक होते हैं ये निश्चित जो भी हमारे तथ्य होते हैं उन्हें संख्याओं के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे कि कुछ तथ्य हैं ईमानदारी, मंदी, तेजी, न्याय, बुद्धिमत्ता, उन्नति, अवनति आदि। इन तथ्यों को गुणात्मक तथ्यों को प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता, किंतु इनके गुण संबंधों का विश्लेषण कर इनका अध्ययन करने का इसके अंतर्गत प्रयास किया जाता है। सांख्यिकी के अंतर्गत जो भी हमारे तथ्य हैं उनको संख्यात्मक रूप दिया जाता है जिससे कि उन्हें अधिक शुद्ध और स्पष्ट बनाया जाता है, जिससे कि उसकी आधार पर निर्णय लिया जा सके। सेकंड पॉइंट है जटिल तथ्यों को सरलता रूप देना और समझने योग्य बनाना। सांख्यिकी के अंतर्गत जो भी हमारे पास समंक वगैरह होते हैं उन्हें सरलतम रूप में उन्हें व्यक्त किया जाता है। उनका वर्गीकरण और सारणीकरण किया जाता है। चित्रों या रेखा चित्रों के द्वारा उन्हें सरल व बोधगम्य बनाया जाता है। डॉक्टर बाउले ने लिखा है कि एक जटिल समूह के सांख्यिकी अनुमान का उद्देश्य एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करना होता है जिससे मस्तिष्क के साधारण प्रयत्न से ही समस्त समूह के महत्व को समझ सके। इस प्रकार सांख्यिकी हमें जो भी जटिल तथ्य हैं उन्हें सरलतम रूप में समझाने का कार्य करती है। थर्ड पॉइंट है सरलीकृत समंकों में तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा प्रदान करना एवं उनमें संबंध स्थापित करना। सांख्यिकी जो भी हमारे सरलीकृत समंक हैं उनमें तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा प्रदान करता है, उनके मध्य संबंध स्थापित करता है। जैसे एक देश में औसत आयु 50 वर्ष है तो इस 50 वर्ष की आयु को कम, अधिक या सामान्य तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक कि अन्य किसी देश की आयु के ही समंक उपलब्ध नहीं हो जाते हैं। इस प्रकार इससे सांख्यिकी से हम लोग समंक एकत्र करते हैं और उन समंकों के आधार पर विभिन्न तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, जैसे कि एक विश्वविद्यालय दूसरे विश्वविद्यालय से सर्वश्रेष्ठ है या नहीं। तो हम एक विश्वविद्यालय के समंक जो भी परिणाम है उनका लेंगे और दूसरे विश्वविद्यालय के परिणाम लेंगे और उन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा विश्वविद्यालय अधिक सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार सांख्यिकी के माध्यम से तुलनात्मक अध्ययन संभव होता है। फोर्थ है नीति निर्धारण की सुविधा प्रदान करना। सांख्यिकी में जो भी हमें समंक वगैरह उपलब्ध होते हैं उससे हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक नीतियों का निर्धारण करने का प्रयास करते हैं। माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत एवं एंजल के पारिवारिक बजट के आधार समंक ही हैं। इसके अतिरिक्त मूल्य नीति है, खाद्य नीति है, मौद्रिक नीति है, कर नीति है, मुद्रा और बैंकिंग नीतियां हैं। ये भी जो भी नीतियां हैं उनका निर्धारण समंकों के आधार पर ही किया जाता है। व्यक्तिगत अनुभव व ज्ञान में वृद्धि करना। सांख्यिकी के अंतर्गत जो भी हमें समंक उपलब्ध कराए जाते हैं उन समंकों के आधार पर व्यक्तिगत अनुभव बढ़ता है और ज्ञान बढ़ता है। बाउले के शब्दों में एक सांख्यिकी अनुमान अच्छा या बुरा, शुद्ध या अशुद्ध हो सकता है, किंतु लगभग सभी दशाओं में इसके एक आकस्मिक प्रेक्षक के अनुमान से अधिक शुद्ध होने की संभावना है और वस्तुओं की प्रवृत्ति के संबंध में उसे केवल सांख्यिकी रीतियों के द्वारा ही गलत सिद्ध किया जा सकता है। इस प्रकार समंक से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। 6 पॉइंट है समस्याओं को निश्चयात्मक रूप प्रदान करना और उनके विस्तार व महत्ता पर प्रकाश डालना। सांख्यिकी के माध्यम से जो भी हमें समंक वगैरह प्राप्त होते हैं उनका हम निश्चयात्मक रूप में रूप प्रदान किया जाता है और उसकी महत्ता पर प्रकाश डाला जाता है। जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की तुलना में अन्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने परीक्षा में कम अंक प्राप्त किए।
अधिक प्रभावशाली नहीं है, किंतु प्राप्तांक संबंधी समक एकत्र करके उनकी माध्य गुणांक व प्रतिशत ज्ञात कर समस्या की वास्तविक प्रकृति व गहराई का पता लगाया जा सकता है। प्रसिद्ध सांख्य शास्त्री लॉर्ड केल्विन का कथन है, जिस विषय की बात आप कर रहे हैं यदि आप उसे माप सकते हैं तथा संख्या की में व्यक्त कर सकते हैं तो आप उसके विषय में कुछ जानते हैं, लेकिन जब आप उसे माप ही नहीं सकते हैं और अंकों में व्यक्त नहीं कर सकते तो आपका ज्ञान अल्प और अपर्याप्त है। इस प्रकार क्लियर है कि सांख्यिकी से ही हम जो भी हमारे विषय है उनका परस्पर तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, उन्हें माप सकते हैं। 7th है दूसरे विज्ञानों के नियम की जांच करना। सांख्यिकी के माध्यम से ही हम जो भी दूसरे हमारे विज्ञान हैं उन विज्ञानों के नियमों की जांच कर सकते हैं। 8th पॉइंट है तथ्यों के मध्य सहसंबंध की मात्रा प्रदर्शित करना। जो भी दो या दो से अधिक हमारे पास तथ्य हैं उन तथ्यों के मध्य कैसा संबंध है, ऋणात्मक संबंध है या धनात्मक संबंध है, कितना संबंध है, तो इसकी हम जो भी मात्रा है वह सांख्यिकी के माध्यम से ही प्रकट कर सकते हैं। उदाहरणार्थ भारतीय कृषि वर्षा पर निर्भर है। कृषि उत्पादन का अच्छा या खराब होना वर्षा के परिणाम पर निर्भर करता है। इस आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वर्षा और कृषि उत्पादन में सहसंबंध है तथा एक दूसरे पर इसका प्रभाव होता है। इसी तरह मांग और पूर्ति का संबंध भी सांख्यिकी विधि द्वारा जाना जा सकता है। 9 पॉइंट है सांख्यिकी वर्तमान तथ्यों का विश्लेषण करती है और भविष्य के लिए पूर्वानुमान भी लगाती है। सांख्यिकी के माध्यम से हम लोग वर्तमान जो हमारा निर्णय ले रहे हैं तो उनका भी हम विश्लेषण कर सकते हैं और भविष्य के लिए भी हम जो भी अनुमान लगाना चाहते हैं, जैसे कि भविष्य में हमारे पास कितनी मांग आएगी, भविष्य में हमारे पास कितनी सोर्सेज उपलब्ध होंगे, हमारे पास कितनी पूंजी की हमें भविष्य में आवश्यकता होगी, ये सभी हम तथ्यों की जो भी अनुमान है, पूर्वानुमान लगाना चाहते हैं, वे हम इसके माध्यम से लगा सकते हैं। सांख्यिकी की उपयोगिता एवं महत्व। सांख्यिकी की हमारे जीवन में बहुत ही अधिक महत्ता है। सांख्यिकी के बिना हम लोग जीवन में कई कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं, इसके बिना जीवन यापन संभव नहीं है। सांख्यिकी से ही हमारा जीवन सरल होता है, सुगम होता है। अनेक तथ्यों का हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं, अन्यथा सांख्यिकी के बिना हम लोग तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर सकते। सांख्यिकी का महत्व इस प्रकार है। प्रशासन में सांख्यिकी का महत्व। सांख्यिकी का महत्व प्रशासन में है। प्राचीन काल से राजा महाराजा वगैरह भी समंकों को एकत्र करते थे विभिन्न, और उन समंकों के आधार पर ही शासन को सुचारू रूप से संचालित करते थे। इसी प्रकार आज भी हमारे देश की जो सरकारें हैं वह विभिन्न जो भी योजनाएं अगर बनाती हैं तो इस समंकों के आधार पर जो भी डाटा कलेक्शन करती है उनके आधार पर ही उन योजनाओं को बनाती है, योजनाओं को क्रियान्वित करती है, शासन करती है। तो इस प्रकार जो भी है वह सांख्यिकी के माध्यम से ही प्रशासन किया जा सकता है। इसके बाद है आर्थिक नियोजन तथा सांख्यिकी। हमारे देश में जो भी आर्थिक नियोजन हम करना चाहते हैं, आर्थिक नियोजन में जैसे हमारे आता है बजट वगैरह का अनुमान करना, कितना हमें धनराशि की आवश्यकता होगी, जो भी है हम लोग आर्थिक नियोजन करना चाहते हैं वह हम सांख्यिकी के माध्यम से ही अच्छी तरह कर सकते हैं। उद्योग धंधों, व्यवसाय, वाणिज्य तथा सांख्यिकी। जो भी हमारे उद्योग धंधे हैं, वाणिज्य है, व्यवसाय है, उसके अंतर्गत सांख्यिकी के माध्यम से ही हम व्यवसाय धंधों का सुचारू रूप से संचालन कर सकते हैं। जैसे कि हमें व्यवसाय में ये अनुमान लगाना है कि हमारी मांग कितनी होगी, उसके अनुसार ही हम वस्तुओं का उत्पादन करें, तो हम लोग सांख्यिकी के माध्यम से ही मांग का अनुमान लगा सकते हैं। 4th पॉइंट है सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में उपयोग। सांख्यिकी के माध्यम से ही हम अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण उपयोग ले सकते हैं सांख्यिकी का। जैसे अर्थशास्त्र में मांग का है, मूल्य का है, पूर्ति का अनुमान लगाना है, आदि जो भी हमारे अनुमान हैं वह सब ये सभी निर्णय हम सांख्यिकी के माध्यम से ही कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, सांख्यिकी का हमारे पास हमारे जीवन में बहुत ही अधिक महत्व है, किंतु सांख्यिकी के प्रति हमें कई तरीक़ों से अविश्वास भी है। इस अविश्वास के हमारे पास कई कारण हैं, जैसे समंकों को ऊपरी तौर पर दिखाना, समंकों से
निरीक्षण से यह पता नहीं लगता है कि वे बनावटी हैं या उन्हें परिश्रम करके एकत्रित किया गया है। इस प्रकार हम समंकों को ऊपरी तौर पर देखते हैं। सेकंड पॉइंट है परस्पर विरोधी समंकों का उपलब्ध होना। कई बार एक ही घटना के संबंध में परस्पर विरोधी समंक उपलब्ध होते हैं, इस प्रकार हम लोग उन पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। थर्ड है प्रत्यक्ष अनुभवों व समंकों में विरोधाभास होना। कई बार क्या है, प्रत्यक्ष अनुभव और समंकों में विरोधाभास होता है। सांख्यिकी सीमाओं की उपेक्षा करना। हमारे पास सांख्यिकी की कई सीमाएं भी हैं, तो हम कई बार ये देखा गया है कि सांख्यिकी की सीमाओं की भी उपेक्षा हो जाती है। समंकों की शुद्धता की जांच नहीं करना। कई बार सांख्यिकी के अंदर समंकों की शुद्धता की जांच कर पाना भी असंभव होता है। और स्वार्थवश समंकों का दुरुपयोग करना। कई बार कुछ लोग स्वार्थवश भी समंकों का दुरुपयोग करते हैं। सांख्यिकी के विश्वास है जो भी हमारा, उसको दूर करने के विभिन्न उपाय हैं, जैसे विषय विशेषज्ञों का अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो अविश्वास को दूर कर सकते हैं। सांख्यिकी की जो भी सीमाएं हैं हम उनका ध्यान रखें। साथ ही साथ हम लोग निष्पक्ष होकर समंकों का प्रयोग करें, सतर्कता रखें और हम लोग स्वतंत्र विचार विमर्श करें। और सांख्यिकी समंकों का सही हम प्रयोग अगर करते हैं तो सांख्यिकी के प्रति जो हमारा अविश्वास है हमें उसे दूर कर सकते हैं। थैंक्स स्टूडेंट।